कभी कभी जिंदगी एक ही पल में बदल जाती है। एक अकेली माँ जो हर रोज अपने बच्चे के लिए लड़ती है, और एक बेटी जिसने अपनी माँ के सपनों को बोझ समझ लिया। लेकिन फिर एक दिन वो माँ सालों बाद अपने पहले प्यार से टकराती है, और वो भी एक सिंगल डैड है, अपने बेटे के साथ रहता है। हेलो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो रोमांस कॉमेडी के साथ साथ बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। एक फैमिली ड्रामा है, और सच में ये बहुत ही अच्छा है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, माँ बेटी की वो जंग है जो ये सिखाएगी कि जिंदगी हार मानने वालों के लिए नहीं होती। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जियाना और उसकी बेटी यूरी से। उन्हें पता चलता है कि यूरी को ब्रेन ट्यूमर है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि सर्जरी से सब ठीक हो जाएगा, बस उन्हें मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। इस घटना से उनकी लाइफ का पूरा नजरिया बदल जाता है। फिर हमें उनकी लाइफ दिखाई जाती है। जियाना एक कंस्ट्रक्शन साइट मैनेजर थी, जो सबको एक साथ बहुत अच्छे से मैनेज कर रही थी। वो इस काम के लिए एकदम परफेक्ट थी, क्योंकि वो दबंग किस्म की थी और सबको इंस्ट्रक्शन दे रही थी। रात में वो अपनी टीम के साथ पार्टी करने जाती है, लेकिन नशे में धुत हो जाती है। वो यूरी को उसे लेने आने के लिए कॉल करती है, पर वो कहाँ ही आएगी। फिर ये बोलकर फोन काट देती है कि टैक्सी कर लो, और उसे टेंशन हो रही थी इसलिए लेने चली जाती है। लेकिन वहां पहुंचकर यूरी को बहुत एम्बैरेस फील होता है, क्योंकि उसकी माँ और जो बाकी लोग थे वो नशे में पागलों जैसी बातें कर रहे थे। उनका बॉस तो यूरी की तारीफ नहीं किया जा रहा था। घर आकर वो अपनी माँ पर गुस्सा करती है कि वो एक किस तरह की लाइफ जी रही है। उसे डर है कि कहीं उसका भी हाल उनकी तरह न हो जाए। वो अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। पर फिलहाल जियाना को पैसों की जरूरत थी। उसे यूरी की ट्यूशन फीस भरनी थी। यूरी एक मेडिकल स्टूडेंट थी, तो जियाना ने पैसों के लिए अपने चीफ हांग को बोला था। मतलब वो उसके ही पैसे थे जो उसने उसे दिए थे, लेकिन अब उन्हें वापस मांग रही थी। पर अगले दिन चीफ हांग कॉल करता है, और वो पैसे देने से मना कर देता है। फिर जब वो काम के लिए निकलने लगती है तो देखती है कि यूरी सच धज रही थी। उसे सुनाने लग जाती है, तो यूरी कहती है कि मैं वैसे भी यहाँ से जा रही हूँ। ये भी बोलती है कि ठीक है, अच्छे से जाना, और काम पे चली जाती है। फिर जब साइट पे पहुंचती है तो पता चलता है कि सामान की क्वांटिटी जितनी लिखी थी उतनी नहीं है, कम थी। मतलब कि मटेरियल चोरी हो गया, उनका नुकसान हो गया था। इसलिए उसका बॉस उसे डांटता है, क्योंकि वो मैनेजर है, तो ये जिम्मेदारी उसकी है कि चोरी जैसी चीजों के लिए उसके पास पहले से ही कोई प्लानिंग होनी चाहिए। लेकिन वो बोलती है कि ये तो मटेरियल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर अब हमने सिक्योरिटी बढ़ा दी है, कैमरा लगा दिए हैं ताकि आगे से ऐसा कोई नुकसान ना हो। लेकिन उसका बॉस इसके पीछे उसकी लापरवाही मानता है और अपनी बातों पर अड़ा रहता है, और फाइनल डिसीजन लेता है कि इसकी जांच अब ऑडिट टीम करेगी। इसलिए उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। घर आते हुए वो यूरी के कॉलेज में कॉल करती है फीस के पेमेंट के बारे में पता करने, तो उसे पता चलता है कि उसने कॉलेज और नौकरी दोनों छोड़ दी है। असल में यूरी कभी मेडिकल लाइन में जाना ही नहीं चाहती थी, और ऊपर से उसके सीनियर बहुत ही बदतमीज थे। उसे और उसके जैसे बाकी लोगों को हमेशा नीचे दिखाते थे। यूरी एक बार सर्जरी के टाइम बेहोश हो गई थी, तो उसके लिए भी उसे बार बार सुनाते थे, लेकिन अब बहुत हो गया था, इसलिए वो उन्हें उल्टा बहुत कुछ सुनाकर सब कुछ छोड़कर चली गई। और अभी वो अपनी बेस्ट फ्रेंड लिसो के साथ ही थी। जियाना उससे कॉल करके उस पर चिल्लाने लगती है, तो ये भी कहती थी कि मैंने पहले ही कहा था कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी, तो अब हो गया है, मैं घर छोड़कर भाग गई हूँ, इसलिए मुझे परेशान मत करना, और कॉल काट देती है। पर लिसो को खुद ये सरप्राइज अभी मिला, क्योंकि वो तो इसे एक ट्रिप समझकर घूमने आई थी, और अब इसमें उसके साथ वो भी फंस गई थी। इसलिए यूरी पर गुस्सा करने लगती है कि अकेले नहीं भाग सकती थी क्या। लेकिन गुस्सा थोड़ी देर में छूमंतर हो जाता है, क्योंकि वो जहाँ आए थे वहाँ का लोकेशन बहुत सुंदर था। दोनों अपनी टेंशन भूल के खूब एंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं, खूब मस्ती करते हैं। जबकि घर में जियाना पागल हो रही थी कि इसके लिए मैं यहाँ काम कर करके मर रही हूँ, और इसे देखो। लेकिन उसकी फिक्र भी थी, इसलिए उसे कुछ पैसे ट्रांसफर करती है, पर ट्रांसफर फेल हो जाता है। बैंक से पता चलता है कि ये अकाउंट तो बंद हो गया है, सारे पैसे निकालने के बाद अकाउंट बंद कर दिया गया है। इससे तो उसे यूरी पर और भी ज्यादा गुस्सा आता है कि ये लड़की पागल हो गई है। एक बार हाथ आ जाए फिर इसे बताऊंगी। वहाँ वो अपनी ट्रिप एंजॉय कर रही थी कि बीच रास्ते में उनका कैंपर खराब हो जाता है। अब ऐसे में क्या करे, ना इधर के ना उधर के। ऊपर से ये कैंपर लिसु की मॉम का था, तो अगर उन्हें इसकी हरकत का पता चल गया तो वहां से भी ये गए। तभी उन्हें कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो डर जाते हैं कि कहीं कोई भूत तो नहीं है ना, पर वो तो गांव के लोग थे जो खेतों में काम कर रहे थे। एक दादी माँ उनकी गाड़ी देखती है और किसी को कॉल करके जल्दी आने के लिए कहती है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। फिर उन्हें बताती है कि इसे ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो क्यों ना तुम हमारे साथ खाना खाने चलो। तो वो लोग उनकी बात मान जाते हैं, और वहाँ खाना तो ऐसा था जैसे कि किसी 5 स्टार होटल में आ गए हो, इतना सारा, वो भी एकदम टेस्टी। लिसु तो फोटो लेते नहीं थक रही थी। उधर जियाना अपनी फ्रेंड सुनियोंग के साथ यूरी के कॉलेज से सब कुछ कंफर्म करके आ रही थी। इतनी मुश्किल से यहाँ एडमिशन मिलता है, और यूरी ने ऐसे ही सब कुछ छोड़ दिया। इससे तो जियाना का खून खौल रहा था कि इस लड़की को मैं पकड़ के रहूंगी, पर वो अब कहाँ मिलेगी। तभी सुनियोंग इंस्टा पर अपनी फोटो पोस्ट करने लगती है, तो उसे लीसु की पोस्ट दी जाती है। बस उन्हें पता चल जाता है कि वो कहाँ गए हैं। उधर खाना खाते हुए वो दादी माँ को बता देते हैं कि यूरी घर से भाग गई है। फिर अपनी वैन के पास जाते हैं। वहाँ पर जोंगसुक नाम का आदमी और उसका बेटा बोयोन उनकी वैन पे काम कर रहे थे। जोंगसुक एक आर्किटेक्चर फर्म का सीईओ था, और यही वो था जिसे दादी माँ ने प्रॉब्लम बोलकर बुलाया था। जोंगसुक का बेटा बोयोन उन्हें बताता है कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन खराब हुए पार्ट्स यहाँ नहीं है, तो यहाँ तो गाड़ी ठीक नहीं हो सकती, इसलिए अपनी इंश्योरेंस कंपनी को कॉल कर लो। लिसुक मना करने लगती है, क्योंकि वो ऐसे नहीं कर सकती, क्योंकि फिर तो उसकी मॉम को सब पता चल जाएगा। अब उन्हें लगने लगता है कि कहीं ये गाड़ी चोरी करके तो नहीं आए। तब गांव का ही एक लड़का जोंगसुक से कहता है कि क्यों ना गाड़ी अपने घर ले जाओ, और बोयन वहां पर वो पार्ट्स ले आएगा। पर वो मना करता है कि मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी ऐसे अजनबियों के लिए नहीं है। तो सब उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं। दादी माँ बोयन से कहती है कि तुम्हें फार्म में हेल्प चाहिए थी ना, इन लड़कियों को तो मैं देख के बता सकती हूँ कि ये बहुत स्ट्रांग है। दादी माँ तो एक नंबर की ड्रामेबाज थी,
उसे मनाने लग जाती है। तब फाइनली वो मान ही जाता है। तो यूरी और रिसु भी वहाँ जाते हैं, लेकिन सब गड़बड़ हो जाती है क्योंकि जियाना और सुनियोंग वहाँ पहुँच गए थे। जियाना तो यूरी से कहने लगती है कि अपना सामान पैक कर लो, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी थी कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। दोनों की बहस होने लगती है। जियाना कहती है कि तुम अपनी अच्छी खासी लाइफ खराब क्यों कर रही हो? तो वो कहते हैं कि कौन सी अच्छी लाइफ, मैं मेडिकल कॉलेज में जाना ही नहीं चाहती थी। आप नहीं जानती कि मैंने वहाँ क्या कुछ सहा है। और फिर यहाँ पर वो बात नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे अकेले में ले जाती है और फिर उसे बता देती है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। उसकी माँ तो मजाक समझकर मानने लग जाती है कि इस तरह का झूठ कौन बोलता है। पर जब यूरी को रोता हुआ देखती है तो उसकी सांसें अटक जाती है कि वो सच बोल रही है। वो उसके डॉक्टर को फोन करने लगती है कि चिंता मत कर, एडवांस मेडिसिन है तो सब ठीक हो जाएगा। फिर जल्दी से वो दोनों बस पकड़कर वापस शहर जाते हैं। डॉक्टर से मिलते हैं। वो बताता है कि ये प्राइमरी ट्यूमर है, सर्जरी करनी पड़ेगी। जियाना समझ जाती है कि इसलिए वो भाग गई थी और यूरी जानती थी कि अब वो मर भी सकती है, इसलिए इन सब को समझने के लिए ही कुछ टाइम अकेले रहना चाहती थी। तो गाँव में वापस जाने को बोलती है। जियाना उसे रोक नहीं पाती और खुद को काम में बिजी रखने की कोशिश करती है, लेकिन दिमाग में तो वही सब चल रहा था। इसलिए गुस्से में रात को ही सुनियोंग को कॉल करके किमची को लेकर सुनाने लग जाती है कि तूने मुझे किमची क्यों नहीं भिजवाई, या तो बनाती ही नहीं। फिर गुस्से में कॉल काट देती है। सुनियोंग नींद में थी, लेकिन वो समझ आती है कि जियाना ठीक नहीं है, इसलिए उससे मिलने जाती है। तब उसे भी यूरी की बीमारी का पता चलता है। उसे बहुत ज्यादा शौक लगता है। वो जियाना को गले लगा देती है। इससे वो भी टूट जाती है क्योंकि उसने अब तक खुद को रोके रखा था। वो ये मानना चाहती थी कि ये कुछ टाइम की प्रॉब्लम है, लेकिन सच तो यही था कि वो छोटी बात नहीं है। वहाँ यूरी भी खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। एक दिन अचानक से सफर करते हुए यूरी की नाक से खून निकलने लग गया था, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। स्कूल में खाना खाते हुए वो बस पढ़ाई करती रहती थी। फिर जब एक दिन अचानक ऑपरेशन रूम में वो बेहोश हो गई, तब उसे पता चला कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। उसने खुद को संभाला, लेकिन कहीं ना कहीं उसे डर था कि अब उसके साथ आगे क्या होगा। अपनी माँ को बताने की कोशिश की, लेकिन उनकी हालत और उसे लेकर उनकी जो उम्मीदें थी उस वजह से वो कुछ नहीं बोल पाई। अब प्रेजेंट में जियाना सुनियोंग के साथ डॉक्टर से मिलने जाती है और उन्हें जल्दी से सर्जरी करने को बोलती है। उसके पास यूरी की ट्यूशन फीस भरने के पैसे तो थे नहीं, तो सर्जरी के पैसे कहाँ से लाएगी। इसलिए बॉस से मिलने जाती है कि वो वापस जॉब पे कब आ सकती है, क्योंकि उसे बस सस्पेंड किया गया था। लेकिन बॉस की बात उसे पता चलता है कि चोरी हुए सामान के लिए उसे जिम्मेदार माना जा रहा है, इसलिए उसे जॉब से निकाल दिया गया। उसका बॉस बहुत ही बदतमीज आदमी था। अनाप शनाप बोलने लगता है कि हस्बैंड के मामले में तेरी किस्मत खराब थी, लेकिन बेटी तो टॉप कॉलेज में पढ़ रही है ना, और इस उम्र में तुझे दूसरी जॉब मिल भी जाएगी, मैं जॉब से हटने का पैसा भी दे दूंगा। तो वो उसे सुनाना चाहती है कि वो मेरा हक है और तू खुद लेट आकर दूसरों को सुनाया करता था, गाली गलौज करता था, तू मुझे पैसे देगा, अब होश में आ जा, वो मेरा हक है, कोई भीख नहीं है, और अब मैं तेरे जैसे आदमी पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। अगर मुझे मेरा पैसा नहीं मिला तो कोर्ट में मिलेंगे। इन सब में उसकी बेस्ट फ्रेंड सुनियोंग उसके साथ थी। कहती है कि यूरी की ट्रीटमेंट में मुझसे जो होगा मैं वो करूंगी, इसलिए तो चिंता मत कर। और वहाँ वैन ठीक करने के लिए बोयोन गलती से छोटी वायर लेकर आया था, इसलिए अपने डैड को सही वायर लेने के लिए शहर भेज देता है। वहीं गांव में घूमते हुए यूरी को एक लड़का मिलता है, तायो, जो कि खेत में काम करते हुए बेहोश हो गया था। अब यूरी उसे चेक करती है तो बस वो गर्मी में ज्यादा काम करने की वजह से बेहोश हुआ था। यूरी उसे समझाती है कि टाइम टाइम पर पानी पीते रहना और रेस्ट करना। तब सब लोग ये जान के बहुत सरप्राइज होते हैं कि वो मेडिकल स्टूडेंट है। वहीं जियाना यूरी से मिलने के लिए गाँव जा रही थी, तो उसी बस में जोंगसू भी था, सामान लेकर जा रहा था। तब गलती से जियाना से फ्रूट्स गिर जाते हैं, तो जोंगसू उसकी हेल्प करने लगता है और ऐसे में ड्राइवर अपना काम कर देता है ब्रेक मार के। फिर क्या था, जियाना उसके ऊपर गिर जाती है, लेकिन फिर जैसे ही वो एक दूसरे को देखते हैं तो बहुत शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। फिर हमें वही टाइम दिखा जाता है, तब उसके बाल वैसे ही छोटे हुआ करते थे। वो तब से ही दबंग टाइप की थी। एक दिन जब ऐसे ही बस में ब्रेक लगा था, तब जोंगसुक ने उसे संभाल लिया था। उसे देखकर तो वो उसी टाइम उस पर फ्लैट हो गई। बस फिर क्या था, वो इतनी दबंग थी कि उसने पूरे स्कूल में सबको बता दिया। उसके दोस्त भी उसे जियाना के नाम से चिढ़ाने लगे और वो इतनी खतरनाक थी कि उसके लिए सबके सामने डांस भी कर रही थी। उन दोनों के लिए यहाँ ऐसे मिलना सच में बहुत ही शॉकिंग था। जियाना कहने लगती है कि तुम तो अब और भी ज्यादा हैंडसम हो गए हो, और वो खुद आज भी नहीं बदली थी, वो बोले ही जा रही थी। फिर पूछती है कि यहाँ पर क्यों आए। तब बातों बातों में जोंगसू को पता चलता है कि वो लड़की इसकी बेटी है, इसलिए उसे अपने साथ घर ले जाता है। लेकिन अपनी माँ को यहाँ देखकर वो बिल्कुल खुश नहीं होती क्योंकि वो यहाँ से वापस जाना नहीं चाहती थी, कुछ टाइम और रुकना चाहती थी। तब जियाना उसे बताती है कि उसे ट्रीटमेंट के लिए वापस चलना पड़ेगा, लेकिन वो कहती है कि मुझे यहीं रहना है, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, क्योंकि उसकी पुरानी लाइफ में उसका दम घुटता था। तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हें मेरी चिंता नहीं है, लेकिन उसे इस बात का गुस्सा था कि जब मुझे आपकी जरूरत थी तब आप मेरे साथ नहीं थी, तो अब क्यों, इसलिए गुस्से में चली आती है। तब बोयोन उन्हें देख लेता है। यूरी भी बीच पे जाकर अपना गुस्सा निकालने लगती है। बोयोन को उसकी चिंता हो रही थी, तो छाता लेकर उसके पीछे आता है, लेकिन देखता है कि अचानक से वो पानी में डूब रही थी, तो उसे बचाने के लिए वो भी पानी में कूद जाता है और उसे बाहर लेकर आता है। वहीं जोंगसुक भी जब जियाना को भीगते हुए देखता है तो घर ले आता है, उसके लिए कॉफी बनाकर लाता है। इतने में बोयोन यूरी को लेकर आ गया था, तो उसे देखकर जियाना उसके पास जाती है, उसे वैन में ले जाती है, लेकिन वो तो अभी भी नाराज लग रही थी, इसलिए कह देती है कि मैं वापस नहीं जाऊंगी। तभी जोंगसुक आता है और जियाना से कहता है कि वो अभी शौक में है, इसलिए घर के अंदर आ जाओ। कि वही लड़का जो बेहोश हो गया था, तायो, वो भी आ जाता है, कहता है कि मैं भी शौक में हूँ, मुझे भी खाना चाहिए। फिर जब सब खाना खाने लगते हैं तो उन सबको पता चल जाता है कि उनके पेरेंट्स स्कूल में साथ में थे, इसलिए उनसे उनके बारे में पूछने लगते हैं। तो जियाना जोंगसुक के बारे में सिर्फ इतना बताती है कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। यूरी भी घर देखकर कहने लगती है कि आपका घर बहुत सुंदर है,
मुझे भी हमेशा से ऐसा ही घर चाहिए था, खिड़की से इतना सुंदर व्यू, गार्डन हो और हर बदलते मौसम का नज़ारा देख सको। उसकी मॉम कहने लगती है कि मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा घर बनाऊंगी, लेकिन वो उन्हें ये कहकर चुप करा देती है कि वो सब आपने बचपन में कहा था। लोगों को उधार पैसे देना छोड़कर अब तक आपको एक घर बना लेना चाहिए था। फिर बताती है कि उसकी माँ एक कंस्ट्रक्शन मैनेजर है। ये सुनकर जोंगसुक जियाना से कहने लगता है कि ये तो अच्छी बात है, मेरी नज़र में बहुत सारी जगह है, अगर तुम घर बनाना चाहती हो तो तुम्हारे हस्बैंड से बात करके कोई जगह देख लेंगे। तब जियाना उसे बताती है कि वो सिंगल मदर है। बस ये सुनते ही यूरी का मूड ऑफ हो जाता है और अपनी माँ को बाहर लेकर जाती है। उन्हें सुनाने लगती है कि हर जगह ये बताकर कि उन्होंने उसे अकेले पाला, इससे वो महान बनना चाहती हैं। कहती है कि आपने मुझे चूज किया था, लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मुझे शर्म आती थी, लेकिन मैंने कभी जताया नहीं कि कहीं लोग बातें बनाएंगे, इसलिए आगे से ऐसा मत करना। वो कहती है कि तभी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, अकेले हॉस्पिटल गई। उस पर नाराज होने लगती है और ये कहकर चली आती है कि कल हम वापस आएंगे। वहीं बोयोन उन्हें लड़ते हुए फिर से दिख लेता है। जियाना को देखते हैं, वो अपना पास्ट याद करती है, जब लोग उसे लेकर बातें बनाते थे, उसकी खूबसूरती से जलते थे, उसके सिंगल माँ होने पर मजाक बनाते थे। तब वो इसे अपनी कमजोरी नहीं ताकत समझती थी, प्राउड होकर कहती थी कि वो सिंगल मदर है और वो डिवोर्सी नहीं थी, उसने कभी शादी ही नहीं की। उसने यूरी को गोद लिया था, पर उसने कभी सोचा नहीं था कि बाद में यूरी के लिए ये प्रॉब्लम खड़ी करेगा। फिर अगले दिन बोयन यूरी को अपने साथ काम करने के लिए ले जाता है, क्योंकि यही तो डील हुई थी कि काम करने के बदले वो उसकी गाड़ी को वहां रखने देंगे और उसे फूलों की कटिंग करने का काम देता है। यहाँ पर काम करके वो बहुत ज्यादा खुश लग रही थी। वापस आते हुए दोनों बातें करने लगते हैं। बोयन बताता है कि मैं 6 सालों से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। 11th ग्रेड में पढ़ाई छोड़ने के बाद मैंने ये काम शुरू किया था। ये काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर उससे कहता है कि तुम अपनी माँ से इतना रूड क्यों रहती हो, मैंने कल तुम्हें उनसे लड़ते हुए देखा था। तो वो कह देती है कि तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। फिर जब वापस आते हैं तो जोंगसुक उसे उसकी माँ का फोन देता है कि वो घर में भूल गई थी। काफी देर से इसमें किसी के कॉल आ रहे हैं जो कि सुनियोंग के थे, उसकी माँ के बेस्ट फ्रेंड के। उसने मैसेज भी किया था कि चीफ हांग की माँ का आज बर्थडे है, वही जिसे जियाना ने पैसे उधार दिए थे, और उनकी फैमिली इसी गांव में रहती है, तो उनसे पैसे मांग लेना। ये देखकर यूरी गुस्सा करने लेती है कि आपने फिर किसी को पैसे उधार दिए। तो वो कहती है कि उनकी माँ बीमार थी इसलिए दिए थे। तो यूरी अब उन लोगों के घर जाना चाहती थी, इसलिए बोयन को उनके घर तक छोड़ने के लिए कहती है। वहां पहुंचते हैं तो जियान तो बाहर से चिल्लाने लगती है कि मिस्टर हांग बाहर आ जाओ, लेकिन वहां बस उनके बच्चे ही थे और उन्हें पता नहीं था कि उनके डैड कहाँ गए। जब वो उनसे बात करते हैं तो पता चलता है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। अपने छोटे भाई बहनों का पेट भरने के लिए बड़ी बहन रेस्टोरेंट में काम करती है। वहीं बोयन वापस नहीं गया था, उसने सोचा था कि यहाँ फाइट देखने में ज्यादा मजा आएगा, पर यहाँ अगर तो कुछ और ही दिख रहा था कि वो तो उन बच्चों की हेल्प कर रहे थे, इसलिए वो भी उनके साथ काम में लग जाता है। वो लोग सबके लिए खाना बनाते हैं, सबको खिलाते हैं। फिर जब जाने लगते हैं तो बड़ी वाली लड़की बताती है कि आज दादी का बर्थडे है, तो उसके डैड अपने दोस्तों को पार्टी दे रहे हैं। तब वो लोग उसी रेस्टोरेंट पहुंचाते हैं। जियाना को तो गुस्सा आ रहा था कि पार्टी देने के पैसे हैं, मुझे वापस करने के लिए नहीं है। गई तो अंदर वो गुस्से में थी, लेकिन उतनी जल्दी शांत हो जाती है क्योंकि वहां पर सब लोग बूढ़े थे और पार्टी के नाम पर मामूली खाना, वो कुछ बोलने लायक ही नहीं रहती, तो वापस आ जाती है। पर मिस्टर हांग उसे देख लेते हैं, उससे माफी मांगते हैं। जियाना ने बचपन से ही बहुत कुछ झेला था, वो पैसे कमाने के लिए उसने बहुत मेहनत की थी। बचपन में माँ छोड़कर चली गई, फिर उसकी फ्रेंड भी, तब उसका सिर्फ एक ही सहारा था, यूरी। उसने अपनी लाइफ में बहुत परेशानी झेली थी, लेकिन ये देखकर कि चीफ हांग उसे धोखा नहीं दे रहा है, वो भी अपनी लाइफ से लड़ रहा है, उसे कहती है कि जब तुम पैसे देने लायक हो जाओगे तब दे देना। हांग को यूरी की बीमारी का पता चल गया था। अब वो जियाना को पैसे तो नहीं दे सकता था, लेकिन उसकी माँ के नाम पहाड़ों के बीच एक छोटा सा घर था, तो उसकी पेपर देता है कि शायद इसे बेचकर उसकी कुछ हेल्प हो जाए। और जाने से पहले यूरी से कहता है कि तुम्हारी माँ बुरी नहीं है, वो एक बहुत ही अच्छी इंसान है। वापस आकर जियाना को उस घर का ध्यान आता है, सोचती है कि शायद उसे वो जगह देखनी चाहिए, इसलिए जोंगसुक से रिक्वेस्ट करती है कि उसे वहाँ ले जाए। और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो घर तो एकदम खंडर बना हुआ था, लेकिन उसे वो खंडर नहीं दिख रहा था, बल्कि उसकी बेटी के सपनों का महल दिख रहा था। और यूरी को हमेशा से ऐसे ही घर की जरूरत थी, तो अब उसे एक नया सपना मिल गया था। उसे हमेशा से एक मिरेकल की चाह थी और शायद अब वो मिरेकल हो गया था। और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर आप इसके आगे का पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना।